हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। यहाँ पर देखिए, आज हम आप लोगों को 22 का सेट नंबर 1 कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ से हम करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन से। एक अल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन पर कूलाम विद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हमें इसके बल की गणना करना है। तो यहाँ पर देखिए, विद्युत क्षेत्र दिया गया है E = 15×10⁴ न्यूटन पर कूलाम। हमें विद्युत बल ज्ञात करना है। हमें पता है Q = 2E, क्योंकि जो अल्फा कण है इस पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन बराबर यहाँ पर निकाल लिया गया मैंने। फिर यहाँ देखिए F = QE होता है। तो यहाँ पर हमने Q का मान रखा, फिर E का मान रखा। तो यहाँ पर 48×10⁻⁻15 न्यूटन निकल के आया। हमें लग रहा है यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। विद्युत फ्लक्स किसी क्षेत्र में, मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाते हैं। हमें लग रहा है ये आप लोग समझ चुके होंगे। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसका यही मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ओमी एवं अनओमी प्रतिरोधों के वोल्टता तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ग्राफ ओमी का मतलब बिल्कुल V/I एक नियतांक होता है, तो इनका मान बिल्कुल सीधे ग्राफ देखिए यहाँ पे बन गया। अनोमी मतलब जो इस नियम का पालन नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये अनोमी परिपथ होगा। इसमें देखिए कहीं पे विभव बढ़ रहा है, कहीं पे धारा बढ़ रही है। चलिए हमें लग रहा है यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं हम। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग इसे ध्यान से समझेंगे कि दे ब्रोगली जो तरंगदैर्घ्य होती है वो कण के आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन उसमें गति करता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाकर h, ये एक नियतांक है, प्लांक नियतांक। इसका मान 6.6 × 10⁻⁻34 होता है। फिर कण का संवेग यहाँ पर देखिए P = mv। कण की गतिज ऊर्जा K = ½ mv²। नीचे ऊपर हमने m से गुणा करा ली, तो यहाँ पर देखिए mv का होल स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे 2m बचा। तो यहाँ पर देखिए हमने K = p² रख लिया बटे 2m। p² क्यों, mv का मान है यहाँ पर देखिए p = mv। तो यहाँ पर हमने p रख लिया। फिर यहाँ पर देखिए p² क्या होगा, 2mk। p² हटाया मैंने, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट लगा दिया, √2mk। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ से लैम्डा = क्या है, h/p। तो यहाँ पर p का मान हमने रख दिया, लैम्डा = h/√2mk। यही दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का समीकरण है। हमें लग रहा है यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस, यहाँ पर देखिए एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ मतलब तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। मतलब इसके दोनों तलों की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो 1.5 है। यदि लेंस को निम्नलिखित चित्रानुसार, मतलब ये जो चित्र दिया गया है, AB के अनुदिश, मतलब ये जो AB रेखा है इसके अनुदिश, मतलब एक इधर का एक इधर का काट दिया जाए, तो ये दोनों खंड अलग कर दिए जाए, तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो हमें इसके काटने के बाद की फोकस दूरी निकालनी। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो इसकी 20 सेंटीमीटर है फोकस दूरी, इसकी भी 20 सेंटीमीटर है। जब इसे हम 20 से काट देंगे तो ये तो एक तरफ का समतल हो जाए, तो जिससे इसकी फोकस दूरी हो जाएगी अनंत, और इसकी होगी 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसे हमने काट दिया है। तो यहाँ पर देखिए R2 जो हो गई वो अनंत हो गई। अब हम फोकस के यहाँ पर फार्मूले से देखते हैं। 1/f = 1n-1 ब्रैकेट के अंदर है सर 1/r1 - 1/r2। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर n का मान रखा, r1 क्या है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, r2 है अनंत। काटने के बाद की हमने इसमें पूछा गया, तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर 1/अनंत जो होगा ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 0 हो गया, तो ये बचा 1/20, इधर 0.5।
हमें लगा यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। इसे यहाँ से 0 से यहाँ पे देखिए 40 बचा, ये ऊपर गया तो f इक्वल टू 40 सेंटीमीटर निकल गया। तो कटे हुए लेंसों के प्रत्येक भाग की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर होगी। हमें लग रहा है यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पर देखिए एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6/n² है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये भी दी गई। तो यहाँ पर देखिए पहले ये देखिए nवीं कक्षा की ऊर्जा दी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहाँ पर भी दी गई। तो ये En इक्वल टू हो जाएगा इसके बराबर। तो ये दोनों जब बराबर होंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं इन्हें, ये देखिए ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर ये माइनस से माइनस कट जाएगा और इसे हम काटेंगे तो n² इक्वल टू 4 आएगा। तो यहाँ पर n बराबर 2 निकल के आए। तो हमें पता है कोणीय संवेग का फार्मूला कि P इक्वल टू NH/2 पाई। तो n का मान हमें पता चल गया, h नियतांक है, प्लांक नियतांक, जिसका मान हमें पता है 6.6 × 10⁻⁻34। तो यहाँ पर हमें लग रहा है यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर हमने n का मान रख दिया। देखिए यहाँ पे हमने 2 मान रखा है, यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर देखिए 22/7 हमने पाई का मान रख दिया। ये पाई 7 नीचे आएगा, यहाँ पर हमने ऊपर रख लिया। तो यहाँ पर 6.6 ये h का मान हो गया। तो इसे हमने हल किया तो 21 × 10⁻⁻⁵ यहाँ पर इधर हम पॉइंट बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर -34 आ जाएगा। तो यही हम रखे हैं 21 × 10⁻⁻⁵ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हमें लग रहा है यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें तीसरे का पहला, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला। तो यहाँ पर हमें इसके निष्कर्ष बताना है। तो इन्होंने एक प्रयोग किया था सन 1911 ईस्वी में सोने की पन्नी लेकर। तो उन्होंने अत्यंत महीन सोने की पन्नी ली जिस पर अल्फा कणों की बौछार की। इसकी गणना करने के लिए पन्नी के पीछे एक प्रस्फुर लगा दिया, जिसके बाद उन्होंने निम्नलिखित निष्कर्ष दिए। तो यहाँ पर नंबर 1 देखते हैं निष्कर्ष क्या है। उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण पन्नी से होते हुए सीधे निकल जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष दिया कि अल्फा कण जो निकलते हुए जा रहे हैं, तो इसलिए परमाणु का कुछ ऐसा भाग है जो बिल्कुल रिक्त है, वहीं से ये अल्फा कण निकल जा रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में कहीं धनायन है, परमाणु में कहीं धनायन, जिसके कारण अल्फा कण प्रतिकर्षित होते हैं और अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। फिर कुछ अल्फा कण पन्नी से टकराकर वापस लौट आते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में कोई भाग कठोर है, जिसे उन्होंने नाभिक बताया है। यही है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का निष्कर्ष। हमें लग रहा है यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। जिसे भी ना सुना दोबारा से देख लीजिए यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 विशेषताएं लिखिए। इनके संचरण आरेख विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। तो मतलब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के अवयव भी हमें दिखाने। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन तीसरे का ख नंबर। तो यहाँ पर देखिए ये तो इसका आरेख हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ये इसके संचरण की दिशा हो गई। तो इनकी विशेषताएं सुन लीजिए एक बार। वैद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तरंग संचरण की दिशा वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। इसमें 2 पूछा गया है, तो एक और हम बता रहे हैं, 2 बता दिया। वैद्युत चुंबकीय तरंग त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती हैं। हमें लग रहा है यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी मतलब उत्तल लेंस
को कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। तो हमें इसके प्रतिबिंब जो हैं वो एक ही बिंदु पर बनना है, बीच में रखना है इसे हमें। तो यहाँ पर देखिए हमें कहाँ पे रखना है। तो यहाँ पर हमने एक चित्र बनाया हुआ है और इसे हम पहले स्रोत से मान लिया x दूरी पर रखे हैं। यहाँ से दूसरे स्रोत से पहले स्रोत तक की दूरी 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमने इसे x से घटा दिया तो यहाँ तक की दूरी 24 माइनस x निकल के आई। तो हम यहाँ पर पहले स्रोत के लिए देखते हैं। पहले स्रोत के लिए जो फोकस दूरी दी गई है 9 सेंटीमीटर, तो f इजिकल टू 9 सेंटीमीटर हो गई। और यहाँ पर देखिए पहले स्रोत के लिए वस्तु जो है यहाँ पे, तो ये जो दूरी है ये x है। तो यहाँ पर u इजिकल टू माइनस का x, माइनस इसलिए ये पीछे है इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए हम लेंस के फार्मूले से निकाल लेते हैं। हमें लग रहा है यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। फिर यहाँ पर हम दूसरे स्रोत के लिए देखते हैं। यहाँ पर f इजिकल टू माइनस का 9, u इजिकल टू यहाँ से यहाँ तक की दूरी 24 माइनस x है। तो यहाँ पर देखिए u, तो हम लेंस के फार्मूले में रख कर निकालते हैं। देखिए यहाँ पर निकल के आया है 1/v इजिकल टू 1/24 माइनस x माइनस 1/9। ये समीकरण सेकंड है, ये समीकरण फर्स्ट है। तो दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा निकल के आता है 48x माइनस 2x स्क्वायर इजिकल टू। फिर यहाँ पर देखते हैं अगला स्टेप। फिर इसे हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसे हल कर लिया है। तो यहाँ पर x का मान 6 या 18 निकल के आया है। यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तब भी यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। यदि हम इसे 18 सेंटीमीटर यहाँ पर लगभग बने आएगा तो यहाँ पर रखेंगे तब भी एक ही जगह पर प्रतिबिंब बनेगा। हमें लग रहा है यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है घ नंबर 800 एंगस्ट्रॉम तथा 700 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की पराबैंगनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणु पर उनकी मूल अवस्था में डाली जाती हैं आप तो उनके क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। प्लांक नियतांक का मान निकालना है हमें। तो यहाँ पर इसे बहुत ही ध्यान से समझना होगा कि पहले तो देखिए ये 800 एंगस्ट्रॉम पहली तरंगदैर्घ्य है, ये दूसरी तरंगदैर्घ्य 700 एंगस्ट्रॉम है। तो हमें पता है कि तरंगदैर्घ्य इसे हम लैम्डा से लिखेंगे। लैम्डा इजिकल टू, देखिए ये लैम्डा 1 हो गई, ये लैम्डा 2 हो गई। फिर ये देखिए हमने E इजिकल टू के प्लस डब्लू। तो यहाँ पर देखिए E1 मान लिया तो यहाँ पर K1 मान लिया। E क्या होता है HC अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा यहाँ पर 1 दिया तो यहाँ पर 1 रख लिया हमने। इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार हमने समीकरण दूसरी बना ली। फिर इन दोनों को घटा देते हैं, समीकरण फर्स्ट से माइनस करते हैं सेकंड को। तो यहाँ पर देखिए HC अपॉन लैम्डा 1 माइनस HC अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू K1 प्लस, यहाँ पर देखिए K1 प्लस W। फिर माइनस में देखिए यहाँ पर K2 माइनस का होगा, यहाँ पर माइनस W। तो माइनस माइनस ये है तो यहाँ पर देखिए W कट जाएंगे। फिर K1 माइनस K2 बचा, यहाँ पर देखिए K1 माइनस K2। फिर HC कॉमन ले लिया हमने तो 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2। फिर K1 माइनस K2। फिर हमने यहाँ पर लैम्डा के मान रख दिए। देखिए HC यहाँ पे हमने कॉमन लिया था, लैम्डा 1 का मान दिया गया है यहाँ पे। इसे हमने हल किया तो यहाँ पर देखिए ये मान निकल के आया। फिर इसे हमने हल किया तो यहाँ पर ये मान निकल के आया। चलिए आगे हम देखते हैं। HC कॉमन लिया था, यहाँ पर माइनस यहाँ पर बचेगा तो यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा। फिर H इजिकल टू यहाँ पर हमने निकाल लिया, ये ऊपर रहा, ये ऊपर नीचे से गुणे में पहुँच गया यहाँ पे देखिए। फिर C नीचे रहा, C का मान 3 × 10⁸ ये प्रकाश की चाल है। तो इसे हमने भाग दे दिया, यहाँ पर निकल के आ गया मान हमारा 65.7 × 10⁻⁻⁵ जूल इंटू सेकेंड। हमें लग रहा है यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे।
यहाँ पर आप लोग दोबारा से देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का पहला क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। तो देखिए व्यतिकरण आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, इसे हम बता रहे हैं। जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं, एक बार फिर से सुनिए, जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता, उत्पन्न जो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न होगी परिणामी तरंग, उसकी तीव्रता माध्यम के कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होगी। मतलब माध्यम का जो माध्यम में जो होगी वो कुछ बिंदुओं पर अधिक होगी उसकी तीव्रता, तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होगी। इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अधिक होती है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पर तरंग की